गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइकस स्टार्ट किया था और उसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं तीसरा लेक्चर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और 2 लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। एक तो साइकस का क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मॉर्फोलॉजी या उसकी जो बाह्य आकारिकी थी उसका अध्ययन हमने लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत किया था। और लेक्चर सेकंड के अंतर्गत साइकस में जो जड़ पाई जाती थी, एक तो सामान्य जड़ और एक कोरेलॉइड रूट्स, उन दोनों की एनाटॉमी का हमने अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइकस में पर्ण की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ साइकस। मैंने आपको बताया था कि जो साइकस होता है उसमें पर्ण भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कौन सी, प्रकाश संश्लेषी पर्ण, प्रकाश संश्लेषी पर्ण, या हम बोल सकते हैं कि पॉलीएथिलीन या फोटोसिंथेटिक ट्यूब। पॉलीएथिलीन या फोटोसिंथेटिक लेप या ट्यूब। और दूसरी कौन सी थी, स्केली या साइकोपन या स्केली लिम्फ या साइकोपन। तो जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण होती थी वह साइकस का जो प्लांट बॉडी होती थी उसके केवल ऊपरी सरफेस पर ही, सॉरी उसके केवल जो शीर्ष भाग था वहां पर क्राउन के रूप में या मुकुट समान संरचना के रूप में व्यवस्थित होती थी। जबकि जो सल्पपर्ण होती थी वो इसके पूरे बाह्य भागों पर या इसका पूरा स्टेम वाला पोर्शन था यहाँ पर उपस्थित होती थी तथा बाह्य भागों की जो संरचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर साइकस के मेल पादप में मेरिस्टेम का निर्माण हो रहा था, साइकस की जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण थी, साइकस का जो स्टेम था, या साइकस की जितनी भी बाह्य संरचनाएं हैं जैसे जन्म संरचनाएं, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य साइकोपर्ण के द्वारा किया जाता था। और ये हम मान सकते हैं कि मृत पर्ण है जो कि बूढ़ी नेचर की या हम बोल सकते हैं कि काष्ठीय प्रकृति की होती है। और ये कैसी होती है, ये त्रिकोणाकार आकृति की होती है जो कि तने के ऊपर पाई जाती है। और इस पर्ण के चढ़ने पर इनके आपाती जो पर्णाधार है वह तने के ऊपर ही व्यवस्थित होते हैं। और जो साइकोपर्ण होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी पर्ण के एकांतर क्रम में पाई जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषी जो पर्ण थी आपको में नाम तो दिख रही है तने के शीर्ष भाग का, पहले जब ये पादप न्यू प्लांट था तब यह काफी छोटा था और धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी पर्ण भी घटती गई और साइकोपर्ण भी घटती गई, जिसके कारण ये इसके शीर्ष भाग के ऊपर आ गए। और उसके समय पर जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण है और साइकोपर्ण है इनके पर्णाधार क्षेत्र गए जो कि तने के ऊपर दिखाई देते हैं। इसी कारण जब तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं इसकी जो तने की एपिडर्मिस है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो अगर हम सल्पपर्ण की बात करें तो यह काष्ठीय प्रकृति की वो मृत पर्ण होती है जो कि भूरे रंग की होती है। आकृति कैसी है इसकी, त्रिकोणाकार आकृति की। और इसका कार्य क्या है, पादप के जो बाह्य भाग है या जो जनन संरचनाएं या प्रकाश संश्लेषी पर्ण है उनको प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य साइकोपर्ण के द्वारा किया जाता है। अब जो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पर्ण है और इसी की हमें एनाटॉमी का अध्ययन करना है वह है प्रकाश संश्लेषी पर्ण। और प्रकाश संश्लेषी पर्ण तने के शीर्ष भाग पर मुकुट समान संरचना के रूप में व्यवस्थित होती है, मतलब ये चक्रों के रूप में व्यवस्थित होती है। जैसे एक चक्र इसका होगा, एक चक्र सल्पपर्ण का होगा, मतलब एकांतर चक्रों में पाई जाती है। सल्पपर्ण इसके एकांतर में होती है, प्रकाश संश्लेषी पर्ण केवल एक ही चक्र दिखाई देगा और सामान्य चक्र यहाँ से घटता रहता है, नए चक्र का निर्माण होता रहता है। तो अगर प्रकाश संश्लेषी पर्ण देखें, प्रकाश संश्लेषी पर्ण काफी लंबी लंबी होती है जो तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। और जो पर्ण होती है एक कैसी होती है, संयुक्त प्रकार
या हम बोल सकते हैं कि जो कण होती है वो दो प्रकार की होती है, एक उत्तरायण कण, एक संयुक्त कण। जो साइटस की जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है वो कैसी है, संयुक्त प्रकार की या कंपाउंड नेचर की है। और ये कैसी है, इसमें दो पोर्शन पाए जाते हैं, एक तो ब्रैकिस या हम बोल सकते हैं इसे हिंदी में पार्नर, और इस ब्रैकिस के ऊपर 80 से 100 की संख्या में पार्नर पाए जाते हैं। 80 से 100 की संख्या में पार्नर जैसे खजूर की जो पान होती है वैसे ही ऐसी पार्नर दिखाई देती है हमें साइटस में। इनमें एक तो जो ब्रैकिस फंडेट होता है, ब्रैकिस के जो ऊपरी जो पार्श्वीय भाग होते हैं, ये इसका ऊपरी वाला पोर्शन है, और इसके जो पार्श्वीय भाग होते हैं उनसे एक साथ दो पानक निकले हुए होते हैं, और इन पानकों की संख्या होती है 80 से 100 के लमसम होती है। और इन पानकों में केवल एक ही मध्य सिरा पाई जाती है। तो यहाँ पर एक तो क्या मिलेगा आपको, ब्रैकिस मिलेगा, ब्रैकिस के ऊपरी पार्श्व की ओर अनेक पन्ना या उन्हें बोल सकते हैं हम लीफ प्लेट्स लगे होते हैं, जिनका नंबर है 80 से 100। अब हमें इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। आंतरिक संरचना के अंदर हमें इसके दो पोर्शन या दो टीएस लेनी होगी। एक तो इसकी जो ब्रैकिस है उसकी टीएस काटनी होगी, और एक ये इसका जो पांडा परंत है या लीफ प्लेट है उसकी टीएस काटनी होगी। तो हम दोनों की भी टीएस काटेंगे। पहले हम ब्रैकिस की टीएस काटकर उसकी स्टडी करेंगे, फिर इसका जो पर्णक है या लीफ प्लेट है उसकी टीएस का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों की ही टीएस काटेंगे, जिससे हमारी एनाटॉमी ऑफ जो रूट से रह सकते हैं ना, एक थोड़ी एनाटॉमी ऑफ फोटोसिंथेटिक कण है उसकी स्टडी हो जाएगी यहाँ पर। तो हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। हम पानी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। तो पानी की आंतरिक संरचना से पहले मैं आपको दो तीन स्पेशल पॉइंट और बताऊंगा। जो ये साइटस की जो पानी होती है, मैंने बताया था आपको पिगमेंटली कंपाउंड या गुच्छाकार संयुक्त पानी होती है, जिनमें एक तो रेडिस या पानक पाया जाता है, एक तो रेडिस या पानक जिस पर पानक लगे हुए हैं। तो एक तो रेडिस की टीएस काटती है हमें, एक इसकी काटती है, तो पानक की टीएस या लीफ प्लेट्स की टीएस काटनी है। तो कुछ जातियां ऐसी भी होती है जिनमें जो ये पानक होते हैं या लीफ प्लेट होते हैं, क्योंकि तो लीफ प्लेट की जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, वो कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है। इनके बीच में केवल क्या है, एक ही मध्य सिरा उपस्थित है, और ये दोनों ही इसके क्या है, बाहर की तरफ क्या निकल रहे हैं, उपांत निकल रहे हैं। तो जो साइटस रिवोल्यूटा और साइटस बेडोमाइन जो साइटस की स्पीशीज है, उनके जो ये टर्मिनल या उपांत होते हैं ऐसे नीचे की ओर जुड़े हुए होते हैं। मुझे ध्यान रखना, साइटस रिवोल्यूटा और साइटस बेडोमाइन में जो पानक के जो लेमिना वाला पोर्शन है या लीफ प्लेट का जो लेमिना वाला पोर्शन है वह नीचे की ओर ऐसे जुड़ा हुआ होता है। अगर इसके टीएस काटेंगे हम, इस पन्ने के टीएस उड़ती हुई चिड़िया के समान में दिखाई देती है। और एक बात याद और रखना, जो ये साइटस की जो पांडव होती है यह अपरिपक्व अवस्था में एक विशेष प्रकार से कुंडलित करती है, जिसे सर्सिलेटिंग कोइलिंग कहा जाता है। सर्सिलेटिंग कोइलिंग या इसलिए बदल
मतलब जो साइकस की पर्ण होती है ये ऐसे इसके जो पर्णक हैं ये ऐसे ओपन नहीं होंगे, ये इधर की ओर मुड़े हुए होंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे मुड़े हुए होंगे, जिसे सबसे एपिकोइली कहा जाता है। और अपरिपक्व अवस्था में इस पानी के आधार भाग में ऐसे लंबे लंबे डोम पाए जाते हैं जिन्हें रोमेटा कहा जाता है। तो ये दो या तीन स्पेशल पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद हम इस पानी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे। तो आंतरिक संरचना में पहले किसकी आंतरिक संरचना देखेंगे हम, इसके ट्रैकिस की या पानी की आंतरिक संरचना। तो अगर हम साइकस के पानी के पर्णग्रंथि की अगर टीएस काटेंगे तो कैसी दिखाई देती है, एक ऐसी बेलनाकार आकृति की हमें इसकी टीएस दिखाई देती है आउटर लाइन में। और इसमें क्या होता है, एक तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस के पश्चात हाइपोडर्मिस होती है जो कि दो भागों में बटी हुई रहती है। ऊपरी 2-3 स्तर फ्लोरेंटाइमा से मिलकर बना हुआ होता है और निचले 4 से 5 स्तर स्क्लेरेंटाइमा से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका जो अंदर का जो सारा ही पोर्शन है वह कहलाता है बहन ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, जिसमें विभिन्न जो संवहन मंडल है वह ओमेगा की आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ओमेगा की जो आकृति होती है कैसा होता है, ओमेगा सेम टू सेम ऐसे ओम की नहीं, बुक में यह ओमेगा लिखा है, हमको ऐसा दिख रहा है कि ये ओम की आकृति का है। तो इस ओम को क्या कर लेते हैं हम, उल्टा कर लेते हैं, तो इसकी आकृति में व्यवस्थित होते हुए दिखाई देती है और बड़ा तक में ही कुछ सहज में नलिका भी बड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये भी इसका आउटर जो लाइनर डायग्राम था। अब हम सेलुलर की बात करते हैं। तो सेलुलर जो डायग्राम होता है, अगर इसमें विभिन्न पोर्शन देखे हैं तो सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर पाई जाती है, एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है जो कि एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और जो कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर आपको दबे हुए रंग पाए जाते हैं जिन्हें संकर स्टोमेटा कहा जाता है। एपिडर्मिस के पश्चात कौन सा वाला पोर्शन उपस्थित होता है, हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन उपस्थित होता है जो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो फ्लोरेंटाइमा, एक स्क्लेरेंटाइमा। अब जो फ्लोरेंटाइमा होती है वह 2 से 3 स्तरीय होती है और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और इसमें विभिन्न क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। हाइपोडर्मिस का एक पोर्शन हो गया फ्लोरेंटाइमा, सेकंड पोर्शन है इसका स्क्लेरेंटाइमा। तो फ्लोरेंटाइमा के अंदर की ओर 4 से 5 परत के रूप 4 से 5 स्तरीय परतों के रूप में स्क्लेरेंटाइमा पाई जाती है जो कि मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और यह यह जो हमारा रेटिस का या पर्णवलंत का उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। इसके बाद जो पोर्शन बचता है वह है पूरा का पूरा ही ग्राउंड टिश्यू या ब्रांच होता है। क्या पढ़ा हमने, एक तो एपिडर्मिस पढ़ ली, उसके बाद हाइपोडर्मिस पढ़ ली, उसके पश्चात का जो पोर्शन बचा हुआ है वह पूरा का पूरा ही क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है जो कि पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब इस ग्राउंड टिश्यू में ही एक तो बहुत सारे वेस्कुलर बंडल ऐसे ओमेगा की उल्टे ओमेगा की आकृति में बिखरे हुए होते हैं और साथ में ही सलेस्मियन नलिका भी पाई जाती है या म्यूसेलेगिनस डक्ट भी पाई जाती है जो कि सलेस्मा का सेक्रेशन करने का कार्य करती है। तो दोबारा से देखना, जो ग्राउंड टिश्यू होता है कैसा होता है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और जो इसका पर्ण ग्रंथ होता है इसका बहुत सारा पोर्शन को ये कवर किए हुए होता है।
और इस ग्राउंड टिश्यू में ही विभिन्न बहुत सारे तो क्या पाई जाती है, सलेस्मीय नलिकाएं पाई जाती है और बहुत सारे वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो उल्टे ओमेगा की आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब इसके बाद हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो जो ये वेस्कुलर बंडल होता है ये एक मोटी बंडल शीट के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो जाइलम पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी पाई जाती है जिसके कारण ये ओपन प्रकार का होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, इसे संयुक्त या कॉन्जॉइंट प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इसमें जो जाइलम होता है वह दो प्रकार का पाया जाता है। दो प्रकार के जाइलम उपस्थित होने के कारण इसे डिप्लोजाइलिक प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और वो जाइलम कौन-कौन से हैं, एक तो सेंट्रीपिटल जाइलम या अभिकेंद्रीय जाइलम, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय जाइलम जो कि त्रिकोणाकार आकृति के रूप में व्यवस्थित होता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम या अपकेंद्रीय जाइलम जो कि त्रिकोणाकार आकृति के दोनों ओर छोटे-छोटे समूह के रूप में पाया जाता है। और बाकी का जितना भी जो पोर्शन बचता है इसमें फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। तो ये थी इसकी आंतरिक संरचना। अब दोबारा से देखना, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। हम किसकी आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, साइकस के पार्ट की आंतरिक संरचना। इसकी आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा गया है क्योंकि साइकस में संयुक्त प्रकार की पर्ण पाई जाती है। एक तो क्या पाया जाता है इसमें पर्णग्रंथ या रेटिस, और रेटिस के ऊपरी सतह पर दोनों ओर 80 से 100 पर्णक लगे हुए होते हैं या लीफलेट लगे हुए होते हैं। तो हम ऐसे इसकी टीएस काटेंगे, यहाँ से जैसे ये पर्णक इसके लेटरली भी इसके नीचे भी क्या लगे हुए हैं पर्णक, तो इसकी हम टीएस काटेंगे तो ऐसी दिखाई देगी आउटर लाइन डायग्राम में। और ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं, इसके ये पर्णक निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, इसका जो ऊपरी वाला पोर्शन है वहां से लेटरली या पार्श्वीय बाहु की ओर निकल रहे हैं। अब इसकी आंतरिक संरचना में इसकी टीएस काटते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है, एक तो दिखाई देती है हमें एपिडर्मिस जो कि एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है और इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और कुछ जगहों पर इसमें दसे हुए रंध्र भी मिलते हैं जिन्हें सैंकन स्टोमेटा कहा जाता है। इसके पश्चात एपिडर्मिस के पश्चात कौन सा वाला पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो सारी भी लेयर दिख रही है ये कहलाती है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस भी दो भागों में बटी हुई रहती है, एक तो फ्लोरेंकाइमा, एक स्क्लेरेंकाइमा। फ्लोरेंकाइमा कौन सी कोशिकाएं होती है, काफी पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है जो कि 2 या 3 स्तर के रूप में पाई जाती है। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये क्या कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। फ्लोरेंकाइमा के पश्चात कौन सा टिश्यू उपस्थित होता है, स्क्लेरेंकाइमा उपस्थित होता है। और स्क्लेरेंकाइमा की यहाँ पर 4 से 5 परतें उपस्थित होती है। और जो स्क्लेरेंकाइमा होता है इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है जो क्या कार्य करती है, जो पर्णग्रंथ है उसके जो आंतरिक ऊतक है उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा के द्वारा किया जाता है। अब हाइपोडर्मिस के पश्चात कौन सा वाला पोर्शन है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू या भ्रूण ऊतक वाला पोर्शन उपस्थित होता है। इसमें पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाती है जो कि बहुस्तरीय परत के रूप में उपस्थित होती है। जैसे परत नहीं होती, ये पूरा ही जो पोर्शन है ये ग्राउंड टिश्यू
से बना हुआ है। यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम दिया है ये केवल हमने इतना सा पोर्शन लिया है और ये पूरा ही पर्णवृंत का पोर्शन है। केवल यहाँ पर जो डायग्राम दिया है वो इतना सा पोर्शन दिया है। तो जो वर्ण ऊतक होता है यह पर्णवृंत के अधिकांश भाग में उपस्थित होता है और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब इस वर्ण ऊतक में ही कई सारी तो सलेस्मीय नलिकाएं या मूसिलें रक्त उपस्थित होती है जो कि सलेस्मा का सेक्रेशन करने का कार्य करती है। और इस वर्ण ऊतक के अंदर ही बहुत सारे या कई नंबर में वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं जो कि उल्टे ओमेगा की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अब उल्टे ओमेगा की आकृति में उपस्थित है, यहाँ पर केवल एक वेस्कुलर बंडल दर्शाया गया है। अब जो ये वेस्कुलर बंडल होता है इसमें क्या पाई जाती है, एक तो मोटी बंडल फिल्म पाई जाती है, मतलब एक मोटी स्केलेटल डायमीटर बंडल फिल्म से घिरा हुआ रहता है और इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम इसका संवहन करता है जलवर जलित लवणों का, फ्लोएम इसका संवहन करेगा भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है। तो ये व्यवस्था कैसी हुई, कौन द्वारा, या हम बोल सकते हैं संयुक्त प्रकार का वेस्कुलर बंडल वाली व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो जाइलम है वह केंद्र की ओर उपस्थित है जबकि जो फ्लोएम है वो बाहर की ओर उपस्थित है। इसे क्या बोल सकते हैं हम, बही फ्लोएमी या बही कोशवाही या और लेटरस। लेटरल यहाँ बोल सकते हैं बही कोशवाही या बही फ्लोएम। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला पोर्शन कैसा किसका है, फ्लोएम का, ये वाला भी फ्लोएम का, ये वाला भी फ्लोएम का। तो ये बाहर की ओर उपस्थित है, इसे कैसा बोलेंगे हम, बही फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट या प्रकार का बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है, इसे ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। और कैसा बोला जाता है, डिप्लोजाइलम, मतलब द्विधारू क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम प्रेजेंट है वह दो प्रकार का है। एक तो कौन सा है, सेंट्रीपिटल प्रकार का। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अभिकेंद्री जाइलम, और जो दूसरा जाइलम है वह कैसा है, अभिकेंद्री प्रकार का या सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का। और जो सेंट्रीपिटल प्रकार का जाइलम है वह त्रिकोणाकार आकृति के रूप में व्यवस्थित है और सेंट्रीफंगल प्रकार का त्रिकोणाकार आकृति के दोनों ओर दो छोटे छोटे समूहों के रूप में प्रेजेंट होता है और बाकी के पोर्शन में फ्लोएम पाया जाता है। तो ये भी इसकी संरचना। अब यहाँ पर हम दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि जाइलम, जो प्राथमिक जाइलम होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो ये अभी केंद्रीय अपकेंद्रीय जाइलम कहाँ से आ गया, तो मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। कौन कौन सी व्यवस्था पढ़ाई थी, एक तो एग्जाम। तो हमें यह समझना है कि जो जाइलम होता है प्राइमरी जाइलम वह तो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। तो ये दो जाइलम और कहाँ से आ गए, तो ये हमें समझना है। अब क्या होता है कि हमने ऐसा पढ़ा था कि एग्जाम, एंडाल, वर्ड, एग्जाम में क्या होता था,
जो प्रोटोजाइलम होता था वो कहाँ पर होता था, परिधि की तरह, और वह केंद्र की ओर किसका निर्माण करता था, मेटाजाइलम का निर्माण करता था। इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पर होता है, परिधि की ओर, और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। मतलब कौन सा क्रम है यह, अभी केंद्रीय या केंद्र की ओर। इस प्रकार की व्यवस्था को कहा था हमने एग्जाम। अगर प्रोटोजाइलम कहाँ पर उपस्थित हो, केंद्र की ओर या सेंटर की ओर, और वो परिधि की ओर विभाजित होकर किसका निर्माण करें, मेटाजाइलम का निर्माण करें। इस प्रकार का जो व्यवस्था थी उसे क्या कहा था हमने, एंगार कहा था। और निगार में क्या होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र में और केंद्र की ओर होता है, और वह दोनों ही ऊपर व नीचे किसका निर्माण करता है, मेटाजाइलम का निर्माण करता है। इसे क्या कहा था हमने, निगार का कहा था। तो यह केंद्रीय व अभी केंद्रीय कहाँ से आ गए, तो समझ रहे इसे। जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और वह विभाजित होकर किसका निर्माण करता है, मेटाजाइलम का निर्माण करता है, या इसकी सेल डिफरेंशिएट होकर मेटाजाइलम का निर्माण करे। तो उस प्रकार का जो डेवलपमेंट का जो क्रम है या विकास का जो क्रम है उसे सेंट्रीपिटल कहा जाता है। और इस प्रकार बने जाइलम को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल जाइलम कहा जाता है। तो ये सेंट्रीपिटल जाइलम यहाँ पर इस प्रकार इसका निर्माण हुआ होगा। मतलब जो सेंट्रीपिटल जाइलम है वो कहाँ की ओर है, कहाँ की ओर है, इसमें केंद्र की ओर है, या केंद्रीय जाइलम केंद्र की ओर है। और जो केंद्रीय जाइलम है वो केंद्र से थोड़ा दूर अवस्थित है। प्रारंभ में तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको साइकल्स की प्लांट बॉडी बताई थी, उसमें क्या होता था, साइकल्स का जो तने का जो शीर्षस्थ भाग था, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी पानी लगी हुई थी, और प्रकाश संश्लेषी पानी को क्या चाहिए, वाटर की सप्लाई भी चाहिए। मतलब उतना कुछ सप्लाई इसमें प्रवेश करनी चाहिए इसके तने वाले पोर्शन से। तो जब इसके तने से इस प्रकाश संश्लेषी पानी में सप्लाई जाती है, तो सप्लाई कहाँ से जाती है, जैसे ये कोई पानी लगी हुई है यहाँ, तो दो सप्लाई तो यहाँ क्या है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। तो जो दो सप्लाई होती है वो तो इस पानी में डायरेक्ट एंटर कर जाती है, और जो दो सप्लाई होती है वह इसके पीछे से इसके लेटरली घूमकर पानी में प्रवेश करती है, इसके पीछे से लेटरली घूमकर इसके पानी उधर से पानी में प्रवेश करती है। और ये चारों ही सप्लाई वापस से फिर अनेक बार विभाजित होने के बाद पानी के अंदर जाएगी, पहले नहीं जाएगी। पहले तो यहाँ तक तो कितनी है, केवल 4 सप्लाई है, परंतु जैसे ही ये पानी के अंत में या रेगिस में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के वाले कई बार विभाजित हो जाती है। इसी कारण जो हमने अभी रेगिस की जो आंतरिक संरचना देखी थी उसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हमें दिखे थे। तो वो वेस्कुलर बंडल कहाँ से आए, वह तने की जो सप्लाई प्रवेश करी थी पानी मरण के अंदर, और 12 भाग उससे विभाजित होकर बहुत सारे वेस्कुलर बंडल या बहुत सारी सप्लाई का निर्माण होती है। और सप्लाई जाएगी तो इसकी पीएच काटे हुए वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही उपस्थित होंगे। और जो जाइलम होगा वो कौन सा होगा, एक तो भी केंद्रीय और अकेंद्रीय। अब जो यहाँ से जो पानी के अंदर क्या जाती है, सप्लाई जाती है, पानी के अंदर सप्लाई जा रही है। यहाँ से बहुत सारे सप्लाई के बहुत सारे वेस्कुलर बंडल इसके अंदर एंटर कर रही है। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पर आधार पर इसे काटें, जो पार्ट बनती है आधार के भाग की पीएच काटें, तो हमें जो अपकेंद्रीय जाइलम है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब जो इसका जाइलम वाला पोर्शन है इसमें पूरे में ही अपकेंद्रीय जाइलम भरा हुआ दिखाई देगा, या सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भरा हुआ दिखाई देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ के पीएच काटेंगे तो ऐसे पीएच दिखाई देगी,
इसमें नीचे वाला पोर्शन मिलता है फ्लोएम का, और इसका जो पूरा ही भाग है यहाँ पर केंद्र में क्या होगा, पूरा ही प्रोटोजाइलम होगा और मेटाजाइलम बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। परंतु जैसे जैसे इसके ऊपर की ओर प्रोग्रेस करते हैं अब केंद्रीय जाइलम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और अभी केंद्रीय जाइलम की मात्रा बढ़ने लगती है। और अगर यहाँ टिप पर देखें तो जो अब केंद्रीय जाइलम है वह केवल छोटे छोटे पेजेस के रूप में अभी केंद्रीय जाइलम के दोनों ओर दिखाई देता है। तो मतलब बंद ग्रंथ के आधार से जब ऊपर की ओर बढ़े तो आपके केंद्रीय या सेंट्रल ट्यूबल जाइलम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और टिप पर तो कुछ भी नहीं बचता, केवल इससे भी स्मॉल स्मॉल पेजेस मिलेंगे हमको, काफी छोटे छोटे पेजेस मिलेंगे। ये थी इसके पांड ग्रंथ की या डाइजेस्ट की आंतरिक संरचना। अब यहाँ पर देखना इसका जो डाइजेस्ट है इसमें कौन कौन से बहुद्वितीय लक्षण पाए जा रहे हैं। तो बहुद्वितीय लक्षण कौन कौन से, एक तो इसके लेवल प्राइमा के उपस्थिति मोटी विद्युत की कोशिकाएं हैं और एक कौन से है इसमें सेलेस्टियल नलिकाएं पाई जा रही है, एक मोटी बंडल सीध की उपस्थिति। ये सभी ये तीनों ही जो कैरेक्टर रहेंगे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बहुद्वितीय लक्षण को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक और एक का संख्या जिसको बेटा या गलती रंध्र का पाया जाना भी क्या है, इसका बहुद्वितीय लक्षण है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जो पर्णक है या इसका जो लीफ प्लेट है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो पहले उसका हम डायग्राम बनाएंगे फिर उसे समझेंगे। चलो डायग्राम बनाते हैं। साइकस के लीफ में हमने पांड ग्रंथ की आंतरिक संरचना को देख लिया था। अब हम देखेंगे जो पांडक होते हैं, जो पांड ग्रंथ के दोनों ओर पास के भागों में ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं, उनकी टीएस काटनी है। उनकी जब हम टीएस काटते हैं तो उनकी टीएस अगर लाइनर डायग्राम में देखें तो उठती हुई चिड़िया के समान हमें दिखाई देती है। मैंने बताया था कि इसका जो पांडक होता है, पांडक में केवल क्या होती है, मेघ की मध्य इसका उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हमें जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा वह कितना मिलेगा, केवल एक ही वेस्कुलर बंडल मिलेगा। और हमें देखा था कि जो साइकस यूटा और साइकस जो एंडोफाइट होती है उनमें जो इनके जो लेमिनर वाला पोर्शन है जैसे ये मस्तिष्क और इसके दोनों ओर जो लेमिनर वाला पोर्शन है इनके जो टर्मिनल या जो इनके उपांत होते हैं वह ऐसे नीचे की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण जब इसके आंतरिक संरचना या इसके टीएस काटते हैं तो ये उल्टी रूप चिड़िया के समान दिखाई देती है, क्योंकि ये तो मिडवेन या मस्तिष्क वाला पोर्शन है और इसके जो दोनों ही जो लेमिना वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसी कारण ये उल्टी रूप चिड़िया के समान दिखाई देती है। अब इसकी अगर आंतरिक संरचना की हम बात करें तो आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है, उल्टी रूप चिड़िया के समान दिखाई देती है। अब इसमें कौन कौन से इसके जो आंतरिक ऊतक है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उन्हें बांटा गया है 3 भागों के अंदर। एक तो इसकी एपिडर्मिस, एक इसकी हाइपोडर्मिस और एक इसका मेसोफिल सेक्टर। और मेसोफिल सेक्टर के ही मध्य में क्या है, वेस्कुलर बंडल उपस्थित है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी एपिडर्मिस की। तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वह एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और इसके चारों ओर ही एपिडर्मिस पाई जाएगी। ऊपर भी पाई जाएगी, नीचे भी पाई जाएगी। ऊपर पाई जाएगी पीछे अपर एपिडर्मिस कहा जाएगा, नीचे पाई जाएगी पीछे क्या कहा जाएगा, लोअर एपिडर्मिस कहा जाएगा।
और जो इसकी एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और यहाँ पे देखना, जब इसके निचले वाले पोर्शन की बात करते हैं तो एपिडर्मिस कहाँ पर मिलेगी, केवल हमें देखने को बढ़िया सतत रूप से वो इसके मिड वेन वाले पोर्शन में ही मिलेगी या मध्य सिरा वाले पोर्शन में ही मिलेगी। जबकि जो इसका पंख वाला पोर्शन है या विंग वाला पोर्शन है वहां पर एपिडर्मिस असतत या अनकंटिन्यूअस होती है, मतलब टुकड़ों में पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इसको मेटा प्रेजेंट है जिसके कारण वो एपिडर्मिस तो सतत नहीं होने देते के कारण यहाँ पर असतत की एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके पश्चात एपिडर्मिस के पश्चात पुंसा वाला पोर्शन है, यहाँ पर दिखता है आपको, ये एपिडर्मिस हो गई, क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। इसके ऊपर इसके बाद पुंसा वाला पोर्शन है, अंदर जो हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन है, जो कि 3 से 4 स्तर के मोटी व्यक्तिगत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो मोटी व्यक्तिगत होती है और यह जलीय हानि को कम होने देती है इसके कारण से। अब जो इसकी हाइपोडर्मिस है वो भी खत्म कर ली। हाइपोडर्मिस जो हाइपोडर्मिस जो होती है वह पन्ना जो इसका जो पन्ने के चारों ओर ही पाई जाएगी, परंतु ज्यादा स्तर कहाँ पर होंगे, इसका जो मिड वेन वाला पोर्शन है वहां पर कई स्तरीय रूपों में यह पाई जाएगी या कई स्तरीय पाई जाएगी, जबकि इसके मिड वाले पोर्शन में इसकी जो लेयर है वह कम होगी। और यहाँ पर इसको मेटा निकलते हैं इसके मिड वाले पोर्शन में नीचे की तरफ, वहां तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगी, वहां पर नहीं पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी, एक तो मिड वेन वाले जो पोर्शन है इसमें ज्यादा मात्रा में मिलेगी, इधर लोअर वेन में भी ज्यादा मिलेगी और इधर जो थोड़ी कम मात्रा में मिलेगी इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर इसको मेटा प्रेजेंट होते हैं वहां पर तो हाइपोडर्मिस भी नहीं पाई जाएगी। एपिडर्मिस तो असतत होती है ही सही, परंतु हाइपोडर्मिस भी नहीं पाई जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम मेसोफिल कोशिकाओं पर। तो जो इसका जो पन्ना होता है उसमें जो मेसोफिल जो क्षेत्र होता है, मेसोफिल का मतलब समझो वह मेसोफिल क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है, या उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है या 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ये कहा जाता है कैसा है, पंख ऊतक या पेरिसेड पेरेन्काइमा, दूसरा है स्पंजी ऊतक या स्पंजी पेरेन्काइमा। अब जो हम ऊतक होता है इसमें लंबी लंबी बेलनाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जो हाइपोडर्मिस के नीचे की ओर एक स्तर के रूप में मिलेगी। और ये केवल किस ओर पाई जाती है, ओनली ऊपरी एपिडर्मिस की ओर या ऊपर वाले पोर्शन की तरफ से पाई जाती है, जबकि नीचे हाइपोडर्मिस के ऊपर ये खंभ ऊतक नहीं पाए जाएंगे। दोबारा से देखना, जो खंभ ऊतक होते हैं वह बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। हाइपोडर्मिस के पश्चात केवल एक स्तर के रूप में पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये भी खंभ ऊतक। इसके बाद हम बात करते हैं स्पंज ऊतक की। अब जो ये स्पंज ऊतक होते हैं ये संतरण ऊतकों के बाद पाए जाते हैं, क्योंकि जो इसका खंभ ऊतक है और जो स्पंज ऊतक है इनके बीच में लंबे लंबे कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें संतरण ऊतक कहा जाता है। उनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्पंज ऊतकों को देखते हैं। तो जो स्पंज ऊतक होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, संतरण ऊतक के नीचे की ओर उपस्थित होते हैं। और जो स्पंज ऊतक होंगे ये केवल कहाँ पर पाए जाएंगे, केवल ये वाला पोर्शन कौन सा दिख रहा है आपको, अंक वाला पोर्शन या बीच वाला पोर्शन, या हम बोल सकते हैं कि लैमिना वाला पोर्शन, उसी में ही केवल आपको स्पंज ऊतक देखने को मिलेंगे। और इन स्पंज ऊतकों की कोशिकाओं में भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, इसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और एक खास बात और देखने में, जो स्पंज ऊतक होते हैं इनके बीच में अंतराल कोशिकीय अवकाश
या बोल सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि जो कंपोजिटर होते हैं उनके बीच में आपको अंतराकोशिकीय अवकाश देखने को नहीं मिलेंगे। अंतराकोशिकीय अवकाश किसमें देखने को मिलेंगे? केवल स्पंज ग्रुपों में मिलेंगे। तो ये था मेसोफिल वाला और अब इसके बाद आते हैं हम संचरण ऊतकों का। संचरण ऊतकों या संचरण ऊतक क्या हम बोल सकते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या एसेसरी ट्रांसफ्यूजन सहायक संचरण ऊतक या द्वितीयक संचरण ऊतक के लिए कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इसका जो बीट लेना होता है उसमें केवल क्या पाई जाती है? एक ही मध्य सिरा पाए जाते हैं, परंतु पानी की प्रत्येक कोशिका को क्या चाहिए? वेस्कुलर सप्लाई चाहिए। तो वेस्कुलर सप्लाई किसके द्वारा होगी? मध्य शिरा जो केवल यहाँ की आसपास की कोशिकाओं को करेगी, उसके टर्मिनल पर वेस्कुलर सप्लाई कैसे करेगी? तो ये टर्मिनल पर प्रोटीन में सिराए ऐसी कोई संरचना नहीं होती जैसे एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ऐसी साइटस के पर्णों में नहीं मिलेगी आपको सिराए। तो इनमें क्या हुआ? संचरण ऊतकों का विकास हो गया और जो ये संचरण ऊतक होते हैं यह पर्ण के पार्श्वीय भागों में या उसके जो रिंग वाला पोर्शन है उसमें जल और खनिज लवणों का ऊर्जा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करते हैं। इसी कारण इन संचरण ऊतकों को द्वितीयक संवहन ऊतक भी कहा जाता है। और जो ये संचरण ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं? लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म की जो बाह्य कोशिकाएं होती है ना, उसी प्रकार ये भी लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनमें ऐसा माना जाता है कि इनमें बॉर्डर फिक्स पाए जाते हैं या इनमें कुछ न कुछ जालिका रूपी या जालिकावत स्कूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म की बाह्य कोशिकाओं में बॉर्डर फिक्स पाए जाते हैं, वैसे ही प्रकार की संरचना इन संचरण ऊतकों में पाई जाती है जो पर्ण के पार्श्वीय भागों में जल व भोज्य पदार्थों की सप्लाई देते हैं। ये गए संचरण ऊतक। अब इसके बाद बात करते हैं हम वेस्कुलर टिश्यू की या संवहन ऊतक की। संवहन ऊतक यहाँ पर संवहन ऊतक के रूप में क्या है? केवल एक वेस्कुलर बंडल उपस्थित है, जो कि केवल यहाँ पर क्या है? एक ही मध्य सिरा उपस्थित है। वेस्कुलर बंडल की कितना होगा? एक ही वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन काइमेटस बंडल शीट पाई जाती है जो इसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। और इस बंडल शीट में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेटेड क्रिस्टल उपस्थित होते हैं। आपको ये तारा का संरचना दिखाई दे रही है ना, यह है कैल्शियम ऑक्जेलेटेड क्रिस्टल और यह एक मरुभूमि लक्षण है इस साइटस की कारण। और वेस्कुलर बंडल में क्या क्या उपस्थित होता है? तो जाइलम उपस्थित होता है, एक फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम भी कैसा है? डिप्लोजाइलम, क्योंकि दो प्रकार का जाइलम है, एक तो केंद्रीय जाइलम, एक अभिकेंद्रीय जाइलम। दोनों ही प्रकार का जाइलम उपस्थित है। डिप्लोजाइलम बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ है, उसे संयुक्त या कॉन्जुगेट अवस्था बोलेंगे। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर केंद्रीय पाई जाती है, इसे क्या बोलेंगे हम? ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। तो ये थी इसकी पर्ण की आंतरिक संरचना। तो वापस दोबारा से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्ण की जो आंतरिक संरचना होती है ये इसकी हम डिटेल्स काटेंगे। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है? पहले तो ये बात कि इसका जो लाइनर डायग्राम है वो कैसा दिखाई देता है? उठती हुई चिड़िया के समान दिखाई देता है। इसका लाइनर है, इसका सेलुलर डायग्राम है। और इसमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं आंतरिक संरचना में या इसकी अंदर चार्ट में? पहला तो एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा बेसोफिल टिश्यू या बेसोफिल टिश्यू,
टिश्यू बोल सकते हैं या न्यूक्लिक वाला बोल सकते हैं। होता है ट्रांसफ्यूजन या संचरण। और अगला है संवहन सेंक्रिया वेस्कुलर रीजन। संवहन सेंक्रिया वेस्कुलर रीजन। देखना इसे पहला क्या है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस पानी के चारों ओर एपिडर्मिस पाई जाती है, जो ऊपर की उपस्थित होगी नीचे की उपस्थित होगी, एक स्तर के रूप में पाई जाती है, इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और जो इसके भिन्न वाले पोर्शन में एपिडर्मिस असतत रूप से होती है, क्योंकि भिन्न वाला पोर्शन है निचली एपिडर्मिस का वहां पे क्या पाए जाते हैं स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसके कारण एपिडर्मिस डिसकंटिन्यूअस होती है या असतत होती है। इसके पश्चात हाइपोडर्मिस वाले पोर्शन की बात करें तो ये 3 से 4 स्तर के मोटी युक्त स्केलेटन टाइप मोटा से मिलकर बना हुआ होता है और ये आंतरिक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और साइनस की पंडरी है बहुत भी लक्षण भी है। अब हाइपोडर्मिस कहां पर प्रेजेंट होती है? पानी के पूरे ही पोर्शन में पाई जाएगी, केवल उसको देखा जाएगा जो विंग्स वाला जो रीजन है इसको छोड़कर पूरे में ही पाई जाएगी। उनमें से भी ज्यादा मात्रा में कहां पर पाई जाएगी? जो मध्य सिरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुस्तरीय रूप में या कम से कम 4 से 5 स्तरीय रूप में पाई जाएगी, जबकि जो विंग वाला पोर्शन है ऊपर वाला यहाँ पर केवल 2 या 3 स्तर के रूप में यह पाई जाती है। इसके पश्चात हाइपोडर्मिस के पश्चात न्यूक्लियर टिश्यू या न्यूक्लियर सेल्स की बात करें तो जो न्यूक्लियर ऊतक होता है दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो खंभ ऊतक एक स्तंभ ऊतक, एक पेरिसेट पेरेन्काइमा एक स्पोंजी पेरेन्काइमा। अब जो खंभ ऊतक होता है ये खंभ ऊतक बेलनाकार कोशिकाओं से या लंबे लंबे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो हाइपोडर्मिस के नीचे की ओर पाई जाती है और केवल एक स्तर के रूप में ही मिलेगी। अब जो ये एक स्तर है बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच में आपको अंतरा कोशिकीय अवकाश या इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगी और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विकास का कार्य। अब इसके बाद हम स्तंभ ऊतक की बात करें। स्तंभ ऊतक में क्या है? यह अंडाकार या गोलाकार कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और ये अंडाकार या गोलाकार जो कोशिकाएं होती है ये केवल पानी के अंकों वाले भाग में या इसके विंग्स वाला जो पोर्शन है उसमें ही पाए जाते हैं। इनके बीच में अंतराल कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और इनके बीच क्लोरोफिल बना हुआ होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्पफुल है। इसके बाद हम न्यूक्लियर की बात करते हैं संचरण ऊतक या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो जो संचरण ऊतक होते हैं यह विंग वाले जो पोर्शन है इसमें फैले हुए होते हैं, लंबे लंबे बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इन बेलनाकार कोशिकाओं में कुछ गंधमय संरचनाएं पाई जाती है या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जालिकावत स्फुलन पाया जाता है या बॉर्डर पे पाए जाते हैं, जो पन्ने के पास के भागों में वेस्कुलर सप्लाई देने का कार्य करते हैं। इसी कारण इन्हें द्वितीयक संचरण ऊतक या फिर सहायक संचरण ऊतक भी कहा जाता है। इसके पश्चात संवहन सेंक्रिया की बात कर लें तो इसमें केवल इसका जो खंड है इसमें केवल एक वेस्कुलर मंडल उपस्थित होता है और वेस्कुलर मंडल के चारों ओर एक मोटी बंडल सिर पाई जाती है जो कि स्क्लेरेट काइनेटस होती है और इसकी बंडल सिर की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं जो कि एक मरुद्भिद लक्षण है। और इसके अंदर वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है। इस व्यवस्था को कहा जाता है संयुक्त या कॉन्जुगाइल। और क्या है इसमें दो प्रकार के जाइलम उपस्थित हैं, एक तो अभी के
जाइलम एक अपकेंद्रीय जाइलम, तो इसे कहा जाता है डिप्लोजाइलम या दीर्घ। दो प्रकार के जाइलम उपस्थित होने के कारण इसे डिप्लोजाइलम कहा जाता है। और जाइलम के पदन दोनों के बीच में क्या उपस्थित होती है, कैम्बियम उपस्थित होती है। इस कारण इसे ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। तो ये थी साइकस के पन्ने की आंतरिक संरचना। तो हमने पांडव में एक तो इसके पांडवरन मतलब ब्रेकिस की और पांडा मतलब ब्ली प्लेट की आंतरिक संरचना को समझ लिया है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंतर्गत जो साइकस का स्टेम है, युवा स्टेम, उसकी आंतरिक संरचना को समझेंगे डायग्राम की हेल्प से, और उस साइकस के स्टेम में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसको भी हम समझेंगे। थैंक यू।